Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. It's Saturday, 10th of January 2026, and I think it's my first online technical session of this year. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन टू एआई ऑपरेशंस। हम इसमें पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। फिर उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कि एआई को हम डेटा सेंटर्स में या एआई किस तरह वर्चुअलाइजेशन में हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू समथिंग। व्हाई शुड यू केयर अबाउट डेटा सेंटर्स? कैन एनीवन आंसर दिस? हाँ जी, एनीवन? के व्हाई शुड यू केयर अबाउट डेटा सेंटर्स? वालेकुम सर। जी जी। क्योंकि हमने अपने डेटा को स्टोर करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट्स व्हाई। बिल्कुल। क्योंकि ये बेसिकली डेटा सेंटर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंट्रोल होता है। अगर डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन डाउन हो जाता है इसकी वजह से। ठीक हो गया। जी, एनीवन एल्स? अच्छा जी, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट Sir, आवर डेटा। for data, sir, for data storage and to use in our upcoming projects. ठीक हो गया। चले जी, थैंक यू सो मच। for data बेसिकली protection। जी जी, मोहित। सर हम किस वजह भी करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉट ऑफ डेटा होता है जिसको जिसकी सिक्योरेंस फ्यूचर यूज के लिए मस्ट है सर। सो इट्स मैंडेटरी। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग, यू गाइस आर यूजिंग व्हाट्सएप, यू आर यूजिंग नेटफ्लिक्स, यू आर यूजिंग फेसबुक। इट्स बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर्स, राइट? जो भी आप आजकल अस्सलाम वालेकुम। एप्लीकेशन यूज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, इजाज। सर कैसे आप ठीक ठाक खैरियत? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि एवरी ऐप यू यूज रन्स इन अ डेटा सेंटर, राइट? क्लाउड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, AWS क्लाउड, एजूर क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब क्या है? वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर्स। क्लाउड में क्या होता है? वहां पे भी हार्डवेयर्स, वहां पे भी जो है स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, एक सिंपल फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं आई विल बी यूजिंग माय वाइट बोर्ड एज वेल। नॉर्मली डेटा सेंटर जो है, इसका मतलब क्या है? डेटा सेंटर का, इसको हम सर्वर रूम कहते हैं, राइट? और सर्वर रूम में जो है कंप्यूट, स्टोरेज, इसके साथ हम नेटवर्क, और वी हैव सिक्योरिटी, हम ये कह सकते हैं। मेन ये चार कंपोनेंट्स हैं, सही है? कंप्यूट, अगर जी हम सर। इसकी एग्जांपल अगर ले ले, तो ये चार चीजें हैं। हम इन चीजों पे आज बात करेंगे कि हम डेटा सेंटर में ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो दैट इज द मेन गोल। वर्चुअलाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आईटी। आजकल जितना एआई का वर्कलोड बढ़ेगा, ये जो आप चैट जीपीटी से बात करते हैं और ये आपको इतनी क्विकली रिस्पॉन्स देता है, तो इसके लिए हेवी कंप्यूट की जरूरत होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने एआई का यूज ज्यादा होगा, उतना हमारी जो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है, उसको एक खतरा भी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये डेटा सेंटर्स की वजह से या टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से हमारी दुनिया जो है वो सेफ हो, सो द ओनली सोल्यूशन इज कि हम सारे डेटा सेंटर्स जो है हम स्पेस में मूव करें। तो अगर हमने उसको जमीन पे रखना है, तो उसकी वजह से
पानी की कमी का खतरा है, एनर्जी का खतरा है, राइट। और इस खतरे को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ओनली वन टेक्नोलॉजी दैट इज द वर्चुअलाइजेशन. So if someone asks you what is virtualization, the simple answer would be that virtualization is a technology which reduce IT cost. So if a technology can reduce your cost, definitely industry will be adopt that technology. So there are a lot of opportunity for you people as a student, even if you are professional and currently you are a system administrator or a network administrator, right? And you want to upgrade your skills. So virtualization is the good option for you people, right? So no virtualization is equal to no cloud and is equal to no AI at scales. So it means that cloud is not possible without virtualization. अगर ये virtualization technology ना होती तो AWS cloud, Google cloud, Microsoft Azure cloud, IBM cloud, Alibaba cloud, Oracle cloud ये possible नहीं होता, right? चले जी. Let me see the chat box if I have some questions. So I will take it. If not, I will move forward. ठीक है. I think I don't have any question. अच्छा ये है मेरा chat box. अच्छा I already started the recording, so no worries. You will get the recording on my YouTube channel. चले, let me introduce myself. My name is Kashif Ali. I am the founder and CEO of TechHua. TechHua is a tech community. We have volunteers from different universities. We have some industry folks as well in our community. जो हमारा मकसद है to connect academia with industry. जो आप लोग यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, राइट, आपके पास स्किल्स होती है, सो हाउ यू विल यूटिलाइज दो स्किल इन द इंडस्ट्री, वी गाइड यू पीपल. एवरी फ्राइडे 8 p.m. to 9 p.m. हमारा एक महफिल होता है, टेक ख्वाब महफिल, right? You can join that mehfil. You can ask your questions, and someone from our community or anyone can answer your query. If you are industry expert, you can join that Tekwa mehfil and you can share your experience with the audience. क्योंकि हमारा मकसद है कि हम अगर इंडस्ट्री के लोग हैं तो हमें अपनी कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, राइट? सो दैट इज आवर गोल. मेरी जो जॉब है, मैं बेसिकली डेटा सेंटर टीम में जॉब करता हूँ. जोन्स एक कंपनी है, यूएस बेस, एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ट्रेनर बैक इन 2012. एंड करंटली मतलब अगर मैं अपनी कैलकुलेशन कर लूँ, सो आई हैव ट्रेन मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स लोकली एंड ग्लोबली. आई कैन सी हियर इन द अभी सेशन में भी मैं आज भी देख रहा हूँ कि वी हैव मेनी आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मेरे साथ किसी न किसी ट्रेनिंग में एंगेज हो चुके थे. जी हसन, एनी क्वेश्चन? जी सर, ये पूछना था कि मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से आपके सेशंस होते हैं महफिल में या बिल्कुल, टेक हुआ में। डेफिनेटली. बिल्कुल, ये जो महफिल होता है दैट इज नॉट अ टेक्निकल थिंग, बट इसमें डायरेक्शंस और कैरियर काउंसलिंग वगैरह का वो होता है. बस टुडेज सेशन इज अ लिटिल बिट टेक्निकल, उसमें हम बात करेंगे. चलिए जी, ओके सर, मूव सर टुवर्ड्स द कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, बेसिकली नॉर्मली जो हमारे मशीन्स हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, तो दिस इज योर हार्डवेयर. फिर उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर आप अपना एप्लीकेशंस चलाते हैं. बट इन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, on the hardware we install a special type of software that is called hypervisor, and then we run virtual machines. So that is the difference between traditional and virtualized IT, right? Acha, let me ask you something. What is the disadvantage of this thing?
इफ द हार्डवेयर गोज डाउन, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, it will stop working and the application will stop working. So there will be a downtime. यहाँ पे क्या सीन है? अगर आपका हार्डवेयर फेल भी हो जाए, you can move this whole application from this hardware to another hardware, right? So we isolate the operating system from the hardware using this technology. In simple word, let me make it easy for those folks जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है. अ, अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई पार्टिसिपेंट जिनको यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट मिला हो कि आपने विंडोज 11 और लिनक्स ओएस दोनों पे काम करना है एक ही सेमेस्टर में? मुझे मिला था बैक हम्म, टू 5th सेमेस्टर। मैंने कोड को एक्सेस करना है। वो ओपन स्टैक था, तो ठीक मैंने हो, उसके लिए वीएम डाला था, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूबंटू यूज़ किया था, और फिर तो उसके थ्रू मैंने ओपन स्टैक को एक्सेस किया था। ठीक हो गया. एनीवन एल्स? What if someone asks you to install Linux operating system and Windows operating system on a same hardware? Is it possible? क्या हम एक लैपटॉप के ऊपर दो ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम चला सकते हैं? नहीं चला सकते. यस सर, हम चला सकते हैं। चला सर वीएम में कर सकते हैं ना? हाँ, तो उसी पे मैं आ रहा हूँ. जो आप लोग वर्चुअल मशीन, बिल्कुल एग्जैक्टली, इफ यू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, इफ यू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन, या अगर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर ले अपने हार्डवेयर के ऊपर, देन यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट इज बेसिकली सर वर्चुअलाइजेशन. अच्छा जी, सर उमर हयात कह रहा है कि वी कैन डू डुअल बूटिंग विद 2 OS ऑन वन मशीन. यस, but at the यस same time only one operating system can be कैन रन started, right? आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल बूट में नहीं चला सकते, राइट? एग्जैक्टली सर अच्छा, तो बिफोर वर्चुअलाइजेशन, जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, सो वन एप्लीकेशन वन सर्वर, लो यूटिलाइजेशन, 10 to 15% ऑफ द रिसोर्सेज यूटिलाइज, हाई कास्ट, स्लो स्केलिंग. मतलब क्या है इसका? थोड़ा सा मैं आप लोगों को, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा मैं सॉल्यूशंस वाली तरफ लेकर आता हूँ. जब आप एक कंपनी बनाते हो, तो उस कंपनी में एक वेब सर्वर होता है जो आपके कंपनी का वेबसाइट चलाता है. हमारी कंपनी जो है टेकख्वा.com, राइट? तो उसका एक वेबसाइट है. तो ये वेबसाइट कौन चलाता है? वेब सर्वर. एक होता है ईमेल सर्वर, दिस इज अनदर एप्लीकेशन. एक होता है फाइल सर्वर, जिसमें आपके यूजर एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं, राइट? सो राइट सर let me ask you something. If I ask you that these we have three applications, और आप इन 3 applications को चलाएं, सो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक हार्डवेयर, राइट? अच्छा, एक सर्वर हार्डवेयर, नॉर्मल हार्डवेयर नहीं. जी सर और फिर उसी सर्वर हार्डवेयर के ऊपर आप चलाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन यू विल install all these 3 applications: web server, file, email. Can we run 3 application on same operating system? क्या हम इसको चला सकते हैं? जी सर। बिल्कुल चला सकते हैं. इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपका जो वेब सर्वर है उसके कुछ अपडेट्स आई,
और आपने अपडेट्स इंस्टॉल की वेब की। अपडेट्स के इंस्टॉलेशन के बाद यू नीड टू रीस्टार्ट द मशीन, क्योंकि वो अपडेट्स तभी काम करेगी व्हेन यू रीस्टार्ट द मशीन। सो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इट मींस कि आपके तीनों एप्लीकेशंस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ द अपडेट्स ऑफ वेब सर्वर, ऑल यूर थ्री एप्लीकेशंस आर अफेक्टेड। सो इंडस्ट्री में हम क्या अप्रोच यूज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव सम फोक्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। हमारी कोशिश रहती है कि वी रन सिंगल एप्लीकेशन ऑन सिंगल हार्डवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिर्फ हम एक ही एप्लीकेशन चलाते हैं। वी डोंट रन टू एप्लीकेशन ऑन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ यू हैव थ्री एप्लीकेशंस, आपके पास कितने हार्डवेयर होने चाहिए? हाउ मेनी हार्डवेयर यू नीड? 3। थ्री एक हार्डवेयर यू नीड। एप्लीकेशन की भी 3 हार्डवेयर बिल्कुल, आपको तीन हार्डवेयर की जरूरत है। अच्छा, वेब सर्वर आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसी तरह आपने जो है ये आपके तीन वो है। सो दिस इज द वेब सर्वर, दिस इज ईमेल सर्वर, दिस इज फाइल सर्वर। एंड दिस इज फाइल सर्वर। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग हार्डवेयर। अच्छा, ये जो हार्डवेयर है ये 8 GB रैम और 12 GB रैम का नहीं होता। हर एक सर हार्डवेयर हम में वन सर्वर को ट्वेंटी डेटाबेस भी कह सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सर्वर किसको? सर्वर को डेटाबेस भी कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं। सर्वर हार्डवेयर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके टाइप्स, राइट। अभी मैं आपको अभी मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है, ये मेरा एक हार्डवेयर है, लेट मी शो यू। सर्वर बेसिकली हर नाम से एसोसिएट होता है, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो फाइल सर्वर हो। बिल्कुल आप एग्जैक्टली। किसी भी नाम के साथ सर्वर लगा सकते हो, वो एक इंटिटी बन जाती है। थैंक यू अवैस साहब। तो 128 GB रैम मैंने इस हार्डवेयर में ये अच्छा, यहाँ पे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, काइंडली मुझे आपका थोड़ा सा इनपुट चाहिए। आप लोगों के पास कौन से ऐसे लोग हैं जो सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में? एंड इफ यू आर मैनेजिंग, कैन यू राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर सर्वर हार्डवेयर, लाइक हाउ मेनी सर्वर्स डू यू हैव, उसमें रैम कितना है, कौन सी कंपनी है, डेल है, एचपी है, उसमें प्रोसेसर्स कितने लगे हैं? कैन समवन, दीदार, आई कैन सी यू। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना सर्वर हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर ले कि आपकी जी कंपनी जी। में कितने सर्वर्स हैं। अवैस आप भी कह सकते हैं, आप भी किधर गए हमारे मोहम्मद उवैस कादरी साहब? एचपी के 4 सर्वर्स हैं, उसमें कितने रैम जी हैं? सर, एचपी गोल्ड प्रोसेसिंग सर्वर है। हम्म। उसमें हमारा पूरा वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट चल रहा है। ठीक है, हम 100+ वीएम्स हमारी प्रोडक्शन में इस वक्त चल रही है। ठीक हो गया। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? जनरेशन 11 है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, नहीं 11 जनरेशन। रैम कितना है हर एक एचपी सर्वर में? 128 GB। ठीक है, बस चले, मैंने आप वाले का ही बना लिया। वी हैव 3 डेल और गोल्ड R720 एम। प्रोसेसर। सही है। तो चले, 128 GB रैम का एक सर्वर है, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वेब सर्विसेज चल रही नहीं, है। वी सेंटर। हाँ, वैसे मैं इनको, हाँ, आई गॉट योर अच्छा पॉइंट। अच्छा, सही है सही। ओके। तो चले, हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज सर्वर। आपके ख्याल में जब हम एक वेब सर्विस को ऑन करते हैं 128 GB रैम, सो नॉर्मली ये जो हमारी रिसोर्सेज होती है 128 GB रैम, ये इतना यूटिलाइज नहीं होती। आई वॉज रीडिंग अ रिसर्च पेपर
उसमें लिखा था कि नॉर्मल जो डेटा सेंटर्स हैं, राइट, उसमें जो आपकी रिसोर्सेज होती है, रैम, प्रोसेसर, तो उनका जो इस्तेमाल है एवरेज टाइम उसकी 25 to 35% होती है। बाकी जो हमारी रिसोर्सेज है वो इतना यूटिलाइज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इतने रिसोर्सेज रखते हैं अपने हार्डवेयर्स के ऊपर। रीज़न क्या है? जब हमारा पीक टाइम आता है, फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन के टाइम पे या रिजल्ट्स के टाइम पे हमारे सर्वर्स के ऊपर इतना वर्कलोड होगा कि फिर हमें 128 GB रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये एक फैक्ट, राइट। अच्छा, ये देखिए हमारा जो साजिद शमीर साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे एक अब मेरे ख्याल में अपने लैपटॉप की वो भेजी है। तो इफ़ यू आर शोइंग माय स्क्रीन गाइस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये साजिद का मशीन है। इसमें जो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है वो 28% है, रैम की यूटिलाइजेशन 37%। सो इतना हमारा ये फिजिकल मशीन्स जो होते हैं, ये देखें, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मशीन की यूटिलाइजेशन होती है वो 10 to 15% होती है, क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एक ही एप्लीकेशंस चलता है। लेकिन अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात कर ले, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, राइट, और उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने फिजिकल जो आपका मशीन है, इनकी रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक ही हार्डवेयर के ऊपर चला सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, हार्डवेयर की ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। इस इट्स आल्सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको कह सकते हैं। और फिर उसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन इस तरह चलाते हैं। और अभी देखें मल्टीपल वीएम्स, तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक ये मशीन है डेल की, प्रिसिशन टावर 7910। इसमें दो प्रोसेसर्स लगे हैं। इसमें 14 कोर्स ईच प्रोसेसर, हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है। तो मेरे पास तकरीबन 56 कोर्स का एक मशीन है। इसमें 210 GB रैम है। और यहाँ पे देखें, मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया है इस इसके सर ये ऊपर। हम अपनी मर्जी से इसको देते हैं ना, नहीं, रैम भी मैंने, अपनी मर्जी से देते हैं। हाँ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने एक मशीन को रैम किस तरह देना है, राइट। बेसिकली, सर जो वो बॉक्स इंस्टॉल करते हो जो हम रैम स्पेसिफाई करते हैं और वो सब इस तरह है कि क्या? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट। मे बी आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन हो कि हाइपरवाइजर क्या है। सो हाइपरवाइजर हमारे पास दो किस्म के हैं। वन इज कॉल्ड टाइप वन, द अदर इज कॉल्ड टाइप टू। जो टाइप वन हाइपरवाइजर है, इफ यू हैव अ हार्डवेयर, सर हाइपरवाइजर सिंपल जो हमें वर्चुअलाइजेशन अलाउ करे। बिल्कुल सर एग्जैक्टली। सो हाँ, बिल्कुल, दो किस्म के हैं। एक ये है कि हाइपरवाइजर को आप हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल करें। दूसरा जो है वो ये होता है कि आप हार्डवेयर के ऊपर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें और फिर उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करें। दैट इज कॉल्ड, ये टाइप टू हाइपरवाइजर है। दोनों, इन दोनों सिनारियोस का डिफिनीशन जो है या एक्सप्लेनेशन जो है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, बोथ आर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये हम यूज करते हैं फॉर स्टडी पर्पस, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, या हम प्रोफेशनल अक्सर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। एंड वी यूज दिस सिनारियो फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स क्या है? VMware ESXi, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, इसके अलावा सिट्रिक्स हाइपरवाइजर, पुराना नाम
Zen server है. And we have Proxmox VE. So these are the type of type 1 hypervisor. Type 2 hypervisor, VMware Workstation, VMware Fusion, Oracle VirtualBox, Parallels. ये हमारे पास टाइप 2 हाइपरवाइजर्स. अगर आप लोगों ने VMware Workstation यूज किया है या आप लोगों ने Oracle VirtualBox यूज किया है तो आप लोगों ने ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन यूज की है. और दोनों का काम क्या है हाइपरवाइजर्स का? So that we can run virtual machines, right? और फिर उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक वी इंस्टॉल operating system on physical machine, and then we run application. There is no difference between virtual machine and मतलब वो इतना फर्क नहीं है. मतलब अगर हम वो उस हवाले से, फिर ये एक दूसरी डिबेट है कि वर्चुअल मशीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. फिजिकल मशीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुडे, बट दैट इज द स्टोरी. चलिए जी, आई विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. अच्छा, जो हमारे इंडस्ट्री के फोक्स हैं, आई एम सॉरी फॉर देम. आई विल कीप इट वेरी सिंपल because we have some students, maybe they are new to this technology, but I will try to be a hybrid today. चलिए जी, any question? Let me see सर ये question. VMware से क्या मुराद है? VMware जी जी, आपकी क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया. VMware का सर क्या कह मतलब? रहे हैं कि VMware का क्या, इससे क्या मुराद है? अच्छा, VMware एज अ कंपनी नेम. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, जिस तरह सिस्को है, रेड हैट है, ऑरिकल है, it's a software company. VMware is the name of the company. ESXi is the product name. Microsoft is the company name. Hyper-V is the product name. थैंक यू। Oracle is the company name. VirtualBox is the product name. Does it answer your question? यस सर, अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ओके जी. अच्छा, यहाँ पे देखे आप लोग. This is the complete design of the data center. We have server hardwares, operating system. ये hardware है, operating system, application. Let's say this is web server, email server, database, file server, Active Directory, DHCP. Let's say update server, for example, DFS server. These are. This is the. ये एक with before virtualization ये सिनारियो होता है. हमें हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है. तो 8 हार्डवेयर्स का मतलब है कि आपने इन हार्डवेयर्स को 24/7 ऑन रखना है. इनकी कूलिंग सिस्टम का आपने ख्याल रखना है, राइट? इनका खर्चा कितना होगा? अगर एक हार्डवेयर 3 लाख रुपए का है, सो यू आर स्पेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 36 लाख रुपीस का ये आपने खर्चा किया हार्डवेयर के ऊपर. These are the shared storage and all these things. But after virtualization, you can see here, we have 4 hardwares, but we, instead of operating system, हमने hypervisor install किया है. और फिर उनके ऊपर हम virtual machines चला रहे. So each hardware is running 3 application, right? अगर हम बैक जाए तो यहाँ पे we have only 8 applications here, but hardwares are also 8. And यहाँ पे we have only 4 hardwares and the number of applications are 12. It could be more. जिस तरह अवेश साहब ने कहा कि एक हार्डवेयर के ऊपर आपके कितने VMs चल रहे हैं अवेश?
Okay, guys. अच्छा, I think Aves left. नहीं सर, मैं यही हूँ। अच्छा, कितने VMs चला रहे हैं आप? How many VMs you are running on single hardware? 100+ है हमारी ना मशीन। 100 plus. चले, मेरे ख्याल में अवेज डिनर भी कर रहा है साथ साथ। चले, you can see here. Uh, we have 1, 2, 3. I have 14 virtual machines on this server. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 VMs are currently running. यहाँ से I can check मेरी रैम की यूटिलाइजेशन कितनी है। 41 GB RAM is utilized, 20% utilization up. मतलब I can run more than that virtual machines. Currently, I have, this is my hardware, you can see, and I have 14 virtual machines. I can power on another virtual machine like this. Or you can see here, I can log into this VM. You will not see any difference. The operating system settings and everything are same. See here. So this is one virtual machine, and this is the other virtual machine you can see here. Right? So this is the beauty of virtualization, that you can run multiple operating system on single hardware. Okay. चलिए जी. Let me go back to the slide. What is virtualization? So it is a technology that allows one physical computer to run multiple virtual computer at the same time. Like you can see in the diagram. Instead of installing one operating system on one machine, virtualization lets create many VMs on a single system. जिस तरह हमारे मशीन में अब, अच्छा, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब मेरी ट्रेनिंग होती है, so I always explain this to my students that a computer consists of CPU, RAM, disk, network adapter, right? Operating system and drivers. Acha, in virtual machine, we have virtual CPU, or simply we can write vCPU, VRAM, vDisk, vNIC, guest OS, VMware tools. There is no difference between physical machine and virtual machine. You can see here, right? And let me show you. This is one of the virtual machine. I can see here it has virtual CPU, virtual RAM, disk, USB controller, network adapter. I can log into this VM. I can see the operating system, right? See here, this is the virtual machine. So I hope you got my point. Yes. Perfect. What is hypervisor? I already explained it. A hypervisor is the software that makes virtualization possible. It sits between physical hardware and virtual machine. It decides how much CPU, RAM, storage each VM gets, keeps VM isolated and secure. That's already, we discussed that. We already talked about type 1 hypervisor, that we can install type 1 hypervisor directly on the hardware. And these are some of the examples. Like you can see VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, Citrix, KVM. This is the Zen server, right? We already discussed that. Type 2 hypervisor. This is your laptop. This is your operating system. Let me show you
type 2 hypervisor as well. Like you can see here, this is the operating system, Windows 10, and I have installed VMware Workstation. So the VMware Workstation is the example of type 2 hypervisor. I have one virtual machine here. And when I open the browser, I can see this is type 1 hypervisor ES6i, which is installed directly on the Precision Tower 790. This is the machine, right? This is my hardware. I have this machine. I spent almost 3 lakhs Pakistani rupees on this hardware, जो मैंने रेडी किया है for my classes and for my trainings or lab purposes. So ये मेरे पास एक मशीन पड़ी है जिसके ऊपर मैंने ES6i hypervisor इंस्टॉल किया। जिस तरह अभी मैं आप लोगों को सेशन ले रहा हूँ, तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर को हम डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, लाइक दिस यू कैन सी, राइट। लेट मी go to my notes, this one. A type 1 hypervisor is installed directly on the hardware, but for type 2 hypervisor you need host operating system first. पहले आपके पास लैपटॉप है, उसके ऊपर विंडोज 11 है, और फिर आपने VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है। If you have Mac operating system, then you will install VMware Fusion या फिर Parallel, and also VirtualBox can work on Mac operating system as well. सर आप हाइपर वन यूज करते हैं, इसलिए आपने उसके लिए हार्डवेयर भी लिया हुआ है। और बिल्कुल हम VMware वर्कस्टेशन यूज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हम हार्डवेयर नहीं लेते, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम चलाते हैं। बिल्कुल। If I ask you something, which hypervisor is best? Can someone answer me this? Which? टाइप 1। सर जो अच्छा, अवेश ने कहा कि टाइप 1 जी, और सर मैंने बोला है दीदार ने। दीदार ने कहा है, सॉरी। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है, पहले आप कंप्लीट करें तो फिर मैं एक चीज पूछूं आपसे, क्योंकि ठीक मुझे एक है, जगह कंफ्यूजन होती है। ठीक हो गया। ये टाइप वन जो है वो क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर पे चलता है, इसलिए आपकी वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली रिसोर्सेज मिलते हैं हाइपरवाइजर से, जिसकी वजह से वो तेज चलता है एज कम्पेयर टू टाइप टू। क्योंकि टाइप टू को जो हाइपरवाइजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जाता है आपके सॉफ्टवेयर पर, फिर सॉफ्टवेयर से जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और फिर उसके बाद जाती है हार्डवेयर पे रिक्वेस्ट। तो इसलिए टाइप टू जो है वो हम मतलब नॉर्मल कंप्यूटर्स वगैरह पे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्दर मोर ये थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू टाइप वन। ठीक हो गया। और एडिशन ये कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए तो आपके वर्चुअल मशीन्स भी चले गए, राइट सर? ओके, बेसिकली चले, सबका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। सर मेरा जब एक क्वेश्चन है सर। अच्छा, बस मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अच्छा, थैंक ये यू। आपने जहन में रखना है कि कोई भी मतलब हम बेस्ट किसी को नहीं कह सकते, और डिपेंड्स करता है आपके सिनारियो में। इफ यू आर अ स्टूडेंट and you want to run some virtual machines for practice purpose, then obviously type 2 hypervisor is a good option for that scenario. But if you are in the production environment, definitely type 1 hypervisor. जी, एनी क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पूछ। सर आपने थोड़ा मीडिया पे थी। यहाँ पे एक चीज अपना जो टाइप वन हाइपर अपना जो टाइप वन हाइपरवाइजर जो आपने बताया है, उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी को भी लिया है, जो कि बिल्कुल लिया है। यानी कि ठीक है ना। अच्छा, अब ये कि मुझे एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर आता है, यानी कि जब तक मैं विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक मैं हाइपर वी का रोल इंस्टॉल नहीं कर सकता। ऐसा ही है सर? ठीक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने 2014 में अपने ट्रेनर से पूछा था कि हाउ हाइपर वी इज अ टाइप 1 hypervisor, why it is not a type 2 hypervisor, right? यस। So यस। basically हम हाइपर वी को एज अ रोल
विंडोज सर्वर के ऊपर चलाते हैं, लेकिन जब हम हाइपर वी को इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो आपका जो मशीन है वो रीस्टार्ट हो जाता है। और जब वो रीस्टार्ट होता है तो आपका जो हाइपर वी है वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। सो विच इज व्हाई इट कम्स अंडर द टाइप 1 हाइपरवाइजर कैटेगरी। हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। पैरा वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, फुल वर्चुअलाइजेशन। तो अगर हम उस एल्गोरिथम के हिसाब से फिर कंपैरिजन करें तो टाइप 1 जो हाइपर वी जो है, इट becomes under a type 1 hypervisor category। ठीक हो तो गया? सर इसमें इसमें विंडोज का कहीं पे भी अमल दखल नहीं है इसके ऊपर, हाँ अगर ये उसमें मशीन। हाँ उसमें मैंने एक आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा था कि इवन जो जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस मशीन के ऊपर, उसको भी जब रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी हाइपर वी से ही लेता है। ओके, ठीक है। अच्छा, सनांशा, ये आपका वो है। चले क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेट मी फिनिश सम ऑफ द स्लाइड्स। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? वो आप क्वेश्चन खैर है, आप चैट में पुट किया करें, आई विल आंसर दोस क्वेश्चन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज वीमवेयर वी स्फीयर, और फिर थोड़ा सा हम आगे कुछ और एडवांस ऑप्शन है उस पे जाएंगे। जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस किसने यूज किया है? एमएस ऑफिस। यस सर। सारी यूज जी किया सर, माइक्रोसॉफ्ट यूज किया ऑफिस मेरे ख्याल में ये 100% लोगों ने यूज किया है, राइट? है, यही है सर। ठीक हाँ है। स्वीट है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये स्वीट है। इसमें एमएस वर्ड, लेट्स से एमएस एक्सेल, ये लेट्स से एमएस पावर और पॉइंट। एक्सेस। इसी तरह वीमवेयर वी स्फीयर जो है ये भी एक स्वीट है, जिसमें ये सिक्साई हाइपरवाइजर और वी सेंटर सर्वर जो कि हम यूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि वी स्फीयर क्या है, so vSphere is the product name, is the suite name which consists of ESXi plus vCenter server। अभी जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं ये वाला, दिस इज अ सिंगल ESXi। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक लैब रेडी है। लेट मी शो यू हियर, दिस इज माय लैब। तो अभी मैं vCenter पे लॉगिन ले रहा हूँ, राइट? और इसी vCenter सर्वर में जो है मेरे साथ 3 ESXi होस्ट जो है वो कनेक्टेड है। So if you have more than, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में मैंने पासवर्ड भी गलत डाल दिया। ये देखिए, यू कैन सी हियर, इफ यू हैव टू एक्सेस अ सिंगल हाइपरवाइजर आप डायरेक्टली उस पे लॉगिन लेंगे। सो दिस इज द दिस वन। वी सेंटर में क्या होता है, आपके पास 3 हाइपरवाइजर को मैंने एक ही डैशबोर्ड से एक्सेस किया है। सो इफ यू हैव मोर देन 1 ESXi होस्ट, हम इसको कहते हैं, या सर्वर्स, जिस तरह अवेस के पास मेरे ख्याल में 4 सर्वर्स हैं, इसी तरह दीदार के पास मेरे ख्याल में 15 सर्वर्स हैं। तो एक एक सर्वर्स को मैनेज करना, हाइपरवाइजर को मैनेज करना विच इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, हम वी सेंटर के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। ये देखिए, ESXi 1 181, ESXi 182, ESXi 183। अच्छा, मैं एक एक को अलग सा भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं 181 को एक्सेस करूं, सो ये मेरा एक हार्डवेयर है, तो फिर एक एक को मैनेज करना इज डिफिकल्ट। तो सब ESXi को मैनेज करना इज इजी। ये देख, ये मैंने एक को एक्सेस किया। इफ आई हैव टू एक्सेस द अदर वन, आई विल write the IP of the second host,
जो 182 है उसको भी मैं एक्सेस करूंगा इस तरह। सर ये टैब की शक्ल में नहीं आ सकती, मतलब इस तरह टैब के बीच में हम स्विचिंग तो कर सकते हैं। इसमें मसला ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक हार्डवेयर को मैनेज करेंगे, बट वी सेंटर का फायदा ये है कि आप वी सेंटर के साथ ये तीनों हार्डवेयर्स को ऐड कर ले, जिस तरह मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और आप हर एक होस्ट के ऊपर इस तरह काम कर सकते हैं। यू कैन सी हियर मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 वर्चुअल मशीन्स चल रही है और 3 हार्डवेयर हैं। हर एक हार्डवेयर के ऊपर ESXi हाइपरवाइजर को मैंने इंस्टॉल किया है। राइट, एनी क्वेश्चन? vCenter की समझ आ गई? If someone asks you what is vCenter, it's a central administration platform for ESXi host, virtual machine and all these things. अच्छा, इसकी कोर फीचर्स क्या है? आज हमारा टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है। When we use vCenter server, अच्छा ये क्वेश्चन है कि अगर हम वर्कस्टेशन पे काम करते हैं तो हमारा कितना परसेंट हो जाता है वर्चुअलाइजेशन? बिलाल, आई वुड से 3% और 4%, क्योंकि आजकल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, आजकल ऑटोमेशन का दौर है। तो आगे हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही है। तो वो कह रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन, मेरे ख्याल में वर्कस्टेशन की हद तक बात कर रहे हैं, मे बी ये। चले, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। व्हाट इज वी मोशन? Live migration of the virtual machine. As you can see here, I have this Windows 10 virtual machine. You can see here, if I log into this VM, this is my Windows 10 machine. It is running, you can see here. It is running on 181 hardware. If I right click on this and if I click migrate, I can move this to 183. अच्छा, no guest heartbeat. चले, that's fine. एक error आ रहा है, लेकिन we can ignore this and I can confirm here. ये कहाँ से migration हो रही है? You can see. I am moving a powered on VM from one hardware to another hardware. This is called vMotion, right? Give me 1 second, guys. Chale, I can see, I think I have some issue with the lab, but that's fine. I just wanted to show you okay, how you can move a powered on VM from one hardware to another one. vMotion, right? This is one of the feature in the virtualization technology. High availability. For example, you have uh, 3 hardwares, right? Like you can see here, 1 2 3, और अगर इनमें से एक हार्डवेयर फेल हो जाए, right? So what will happen? The application running on this hardware will stop working. So we can use a scenario called high availability, right? हम high availability को use कर सकते हैं। अभी one by one एक एक feature को explain करते हैं। Let me start from this vMotion. So vMotion is basically a feature which migrate powered on VM from one host to another host. Like you can see here, we have hardware 1 and hardware 2, and we have virtual machines running here. Let's say this is your company's database, और आप चाहते हैं कि इस हार्डवेयर को ऑफ कर ले क्योंकि यू नीड टू ऐड सम रैम, या फिर आप ये पुराना हार्डवेयर है and this one is the new hardware and you want to move this VM, right, to this one. So we use a feature called vMotion. हम पहले सारे applications को we move the application to this hardware, then we powered off this machine and then we remove it. So this is called vMotion.
अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ वी मोशन क्या है? बेसिकली अगर आपके पास एक मशीन है, ये वाला हार्डवेयर, इसके ऊपर ये विंडोज 10 की वीएम चल रही है, और इसी विंडोज 10 वीएम के ऊपर आपका कुछ एप्लीकेशंस चल रही है, और आप नहीं चाहते कि इस एप्लीकेशन को आप ऑफ कर लें, राइट? बट यू वांट टू मूव दिस वर्चुअल मशीन टू अदर हार्डवेयर. इन सिंपल सिनारियो आई विल आंसर दिस, कि अगर आपके पास एक डेल का मशीन है, राइट? ये मशीन है, और इस हार्डवेयर में आपने कुछ चेंजेस करनी है, बट यू डू नॉट वांट द एप्लीकेशन टू स्टॉप वर्किंग. प्लेन डाउन टाइम. अच्छा, किसी को आइडिया है व्हाट इज प्लेन डाउन टाइम? प्लेन डाउन टाइम का मतलब ये है कि यू डिसाइड के कमिंग संडे वी विल पावर ऑफ आवर सर्वर्स, सो ताकि हम उसकी सफाई करें. वो जो 128 जीबी रैम है, हम उसको 256 पे अपडेट करें, राइट? लेकिन एट द सर ये सेम सेम टाइम, बैंकिंग में भी होता है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. लेकिन वो अक्सर आपकी सर्विस ऑफ हो जाती है. अगर हम फेसबुक की बात कर लें, नेटफ्लिक्स की, और नेटफ्लिक्स जो है संडे को अपने हार्डवेयर पे अपग्रेडेशन कर रहा है, और संडे को तो ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या करेंगे, अपने जो एप्लीकेशंस है वो एक हार्डवेयर से दूसरे पे मूव कर लेंगे, और ये देखें तो कंटिन्यूस वीएम ऑपरेशन वाइल accommodating schedule ESXi होस्ट डाउन टाइम, और ये सारा कुछ. तो वी मोशन. चले मूव फॉरवर्ड टू अनदर फीचर. अच्छा, व्हाट इज क्लस्टर? A cluster is a group of hosts. Let me ask you something. Let's say I have Dell server हार्डवेयर है मेरे पास, और इसके ऊपर ये 6i hypervisor installed, and I have another hardware and another hardware. They are connected to Cisco switch, right? One, two, three. I have 16 GB RAM in each hardware, and I have an application. For example, मेरे पास है SAP, उस एप्लीकेशन का नाम है. To run that application, I need 32 GB RAM. Can we run this application on any of the host here? क्या हम इसको चला सकते हैं? Anyone? नहीं चला सकते. जो रिक्वायरमेंट्स है वो पुल नहीं कर रहा था. Exactly, बिल्कुल. But we have an option available. We can create a cluster of all these three hosts. एक क्लस्टर बनाओ. क्लस्टर का मतलब है रिसोर्स पूल बनाओ. 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितने आता है? 48. 48 GB RAM. So now I can run this application on the cluster because we have combined multiple hardware. So this is also one of the beauty of virtualization. क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसी तरह होता है. प्रैक्टिकली देखें, आई हैव हार्डवेयर 1, 2, 3. What I will do, I will create a cluster.
सॉरी गाइस, उस क्लस्टर को मैं नाम दूं KBIT क्लस्टर। क्लस्टर बन गया। Here is the cluster, this is the cluster. मैंने I move this hardware, I move the other hardware, and I move the third hardware. So now I have one cluster including these three hardwares. If I have to check this, मेरे पास कितना रैम है टोटल कंबाइन किया हुआ है? Okay, in single hardware I have how much RAM? 24 GB RAM. So 24, 24, 24. How much RAM I have now? 72 GB. क्लस्टर की समझ आ गई आप लोगों को? Are we clear? You can see here, a cluster is a जी group सर। of hosts configured to share their resources. You can combine up to 96 physical servers. If you have a data center with 96 servers, hardwares, you can create a cluster of 96 servers. इन सब के रिसोर्सेज आप कंबाइन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसी तरह होता है। AWS, गूगल क्लाउड, Azure, they have multiple physical servers, but they have combined them using cluster technology or resource pool or distributed computing concept, right? So that is the goal. अच्छा, सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या फर्क है सर, बता सकते हैं सर प्लीज? ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में और पैरेलल कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अगर एक सिंपल एग्जांपल हम ले लें तो यही वाला कंसेप्ट है कि वी कैन कंबाइन द मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स और हमें वो आउटपुट दे, राइट? अच्छा, साजिद शमीर ने मुझे एक मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड में भेजा है। क्लाउड कंप्यूटिंग दिया जाता बिल्कुल एग्जैक्टली। पैरेलल में यह है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को पैरेलली चला सकते हैं। अच्छा, मैं अभी सरीमा आपके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। अच्छा साजिद शमीर, मैं अ, इस पे बात कर लूंगा, आपका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट देने के लिए आई यूज दैट टर्मिनोलॉजी कि हम ये मैं उनको ये बता रहा था कि वी कैन रिसोर्स, हम एक पूल बना सकते हैं, राइट? मल्टीपल हार्डवेयर्स को हम कंबाइन करके उससे हम अच्छा काम ले सकते हैं। चले जी। अच्छा, एक और कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केजुलर। आप लोगों ने अभी हम एआई की बात करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका इंटरेस्ट आगे मशीन लर्निंग और एआई में होगा। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि व्हाई यू आर इन दिस सेशन टुडे। अच्छा, इफ आई गिव यू अ टास्क, अगर मैं आप लोगों को एक टास्क दे दूं कि वी हैव 3 servers and we have 9 virtual machines, और वी हैव 3 servers या ESXi होस्ट हम कह लें, और आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप किस तरह करेंगे? हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट दिस वर्कलोड? व्हाट विल यू डू? 3 for each. अच्छा जी, 3 for each, वेरी गुड। बेसिकली अगर हमने यहाँ पे एक वीएम चलाया है और उस वीएम के ऊपर हैवी वर्कलोड चल रहा है, बाकी के ऊपर वर्कलोड कम चल रहा है, तो क्या ये एक हार्डवेयर के साथ नाइंसाफी है कि नहीं?
हाँ है सर। Maybe we have some performance issues in future because some of the virtual machines have heavy workload. कुछ के ऊपर कम workload है. चले, if you have three hardwares, that's not an issue. You can do the mathematics. आप बैठ के manually you decide, you calculate the workload based on the available resources on each host, and then you can divide the resources or the virtual machine. But if you have like 20 servers and you have 100 virtual machines and you have to distribute the workload, then that is difficult. So we have a feature called distributed resource scheduler. हम क्या करेंगे? We have this cluster. I can see here on host 1, I have two virtual machines running. On host 2, I have two VMs running. On host 3, I have two R virtual machines running. हमारे पास एक फीचर है क्लस्टर लेवल के ऊपर. We can go to configure. vSphere DRS feature is turned off. If you enable this feature, this one, right, and if we click OK, what will happen? This feature will automatically distribute your workload. शायद इस VM को यहाँ पे मूव करें, इस VM को शायद यहाँ पे मूव करें. अच्छा, फ्यूचर में if this host performance has some issue, right, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रहे तो ये इसको यहाँ पे मूव करेगा. सो ये एआई का रोल है. तो vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केड्यूलर जो है, इसके बैकएंड पे जो कंसेप्ट है वो सारा ऑटोमेशन का कंसेप्ट. दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज एआई इन द डेटा सेंटर. हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं. अच्छा, ऑन व्हाट बिहाफ, एनी क्राइटेरिया? हर एक वीएम का अपना एक स्कोर होता है. लेट मी शो यू. If I click this VM, or maybe I can click monitor option, and if I scroll down, do you guys see score? किसी को स्कोर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है? ये देखें, view all VMs. Do you see DRS score 100%? See? yes, So अगर एक VM का स्कोर कम होगा, it means कि there is some performance issue. So DRS will move that VM to another host. We have another feature called DPM, right? एक हम DRS की बात कर रहे थे. Let me talk about DPM here as well. DPM, distributed power management. For example, you have three hosts, or maybe let's say you have 10 servers, 10 ESXi hosts, and you have 100 VMs. रात के टाइम पे वर्कलोड कम है. DRS and DPM will work together, और 10 में से 3 हार्डवेयर को ये स्लीप मोड पे लगा लेगा, एंड जो 100 VMs है वो सिर्फ 7 होस्ट के ऊपर वो चलेंगे रात के ऊपर. एंड दिस वे यू कैन इंक्रीज द एज ऑफ द सर्वर्स. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल yes, सादा अल्फाज में. ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव फैजान, फारूक एंड इब्रार. ये हमारे जो है लेट्स से सिक्योरिटी टीम की एक टीम है, राइट? दिन के टाइम पे वर्कलोड ज्यादा है, सो आई नीड दीज 3 पीपल. बट इन द
नाइट टाइम मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए, तो मैं इब्रार और फैजान को रेस्ट पे लगा लूंगा। फिर नेक्स्ट डे इब्रार और फारूक रेस्ट पे होगा और फैजान ड्यूटी करेगा। फिर द अदर डे फैजान एंड फारूक will be sleeping and Ibrar will be working during the night time. So DPM is also one of the thing, right? So if you have 100 servers during the daytime, they are powered on, electricity use कर रहे हैं, right? बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमने कूलिंग सिस्टम उसी तरह लगाया होता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है, वर्कलोड कम होता है, तो डीपीएम और डीआरएस क्या करेगा, उनमें से कुछ सर्वर्स को ऑफ करेगा, उनका जो वर्कलोड है डीआरएस ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अच्छा, वी मोशन में हमने क्या करना था, हम मैन्युअली माइग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे देखें, मैं मैन्युअली वीएम पे राइट क्लिक करता, माइग्रेट पे क्लिक करता और माइग्रेट करता। लेकिन when we have DRS enabled, it will automatically migrate the virtual machine based on the performance and जो algorithms, जिस तरह एआई किस तरह काम करता है, राइट, को हमने ट्रेन किया होता है। अच्छा, आप डीआरएस को भी ट्रेन कर सकते हैं। मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर भी अवेलेबल है डीआरएस के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने डीआरएस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके रूल्स क्या है। सो बट इन टुडेज सेशन आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाई लेवल ओवरव्यू। तो ये, एनी क्वेश्चन अबाउट डीआरएस फीचर? इसका मतलब ये है ना सर कि डेटा सेंटर की जो वर्चुअलाइजेशन है उसके बैक पे या बिहाइंड पे एआई ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रही है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, ऑटोमेशंस, ऑटोमेशंस का। बिल्कुल। यू कैन ट्रेन द मशीन। डीआरएस को आप अपनी मर्जी का भी ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन you can create rules like this. Let's say we have DRS enabled. यहाँ पे आप सर ये कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पे आप जो है कुछ रूल्स बना सकते हैं, ये देखें। जी जनाब। सर जी ये मतलब ये ना कि उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे या मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह हम एक्टिव डायरेक्टरी में जो फाइल्स मतलब वो पॉलिसीज बनाते हैं या जिस तरह जीपीओस और लिंक करते हैं उसकी लिहाज से हम अच्छा, कॉन्फ़िगर करते हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली वी सेंटर में हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है ग्राफिकली, सो यू डोंट नीड कोडिंग या कोई इस तरह की स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत नहीं है आपको। ये और इसमें जो क्रैश का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है आपको फायदा देता है। जी, क्वेश्चन है आपका? इसमें क्रैश का कोई चांस है? जी। क्रैश का कोई चांस होता है इसमें? अगर अ, एक वीएम मूव है, उसमें कोई हम्म, क्रैश आ गया, उसका कोई बैकअप वगैरह है? क्या सीन है? अच्छा, उसका अभी आते हैं प्रोटेक्शन लेवल पे। अच्छा, इफ यू लुक इनटू दिस स्लाइड, दिस इज द कंप्लीट solution of the VMware. High availability, FT, vMotion, neck teaming, storage vMotion, DRS feature, SRM, replication. So अगर आप इन सारी फीचर्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड करें, तो आप अपने लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, राइट, प्रोटेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। So let's move to another feature, and also you will get your answer. High availability क्या है? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि इवन हार्डवेयर गोज डाउन, तो उनका जो वर्कलोड है आपको दूसरे हार्डवेयर पे अवेलेबल होगा। तो तो अभी अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। बिल्कुल, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें, ये मेरा एक हार्डवेयर है, इसको मैंने रिबूट कर लिया एच ए टेस्टिंग के नाम से। इसके ऊपर ये VM05 चल रहा था, राइट। ये VM05 जो ये VM था, ये इसके ऊपर चल रहा था 183 के ऊपर, लेकिन मैंने इस हार्डवेयर को ऑफ किया। एच ए क्या करेगा आफ्टर, ओके सॉरी, मैंने एच ए एनेबल ही नहीं किया था। तो चले,
ये तो मैंने ब्लेंडर कर लिया। चले मैं दोबारा से उसको करता हूँ। लेकिन ये स्टोरी, राइट। एचए का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 हार्डवेयर हैं, उसमें एक फेल्ड हो जाए तो उनका जो वर्कलोड है वो आपको रीस्टार्ट होगा रिमेनिंग 2 के ऊपर। तो आपको एक प्रोटेक्शन लेवल मिलेगी। अच्छा, रीस्टार्ट का मतलब है कि जो एप्लीकेशन चल रहा था उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम आएगा। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट नहीं करना चाहते तो फिर वी हैव अनदर फीचर कॉल्ड एफटी, फॉल्ट टॉलरेंस, जिसमें जीरो डाउन टाइम होता है, जिसमें जीरो डेटा लॉस, नो लॉस ऑफ वीएम नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो देयर इज अनदर जो है हमारे पास एक फीचर एफटी। हाई अवेलेबिलिटी में और एफटी में डिफरेंस क्या है? एफटी is also high availability but there is no downtime in FT। और हाई अवेलेबिलिटी में जो एप्लीकेशंस हैं वो रीस्टार्ट हो जाती है, वो फिर भी आपको अवेलेबल रहती है, राइट। बेसिकली एफटी का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। एफटी सर का ये कॉन सर्वर रेडीली जी अवेलेबल, जी। सर ये सर्वर हाई अवेलेबिलिटी में रेडीली अवेलेबल होंगे जिस तरह इस एसजीज में होते हैं ना, ऑटो स्केलिंग्स में। बेसिकली वीमवेयर का जो हाई अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल आपके पास स्लाइड मिल जी सर। जाएगी शाफत। बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी का एक जनरल टर्म ये है कि एक हार्डवेयर फेल होता है या एक एप्लीकेशन फेल होता है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आता है तो वो आपको अवेलेबल हो जाता है दूसरे हार्डवेयर के ऊपर। ये मेन कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिनारियो है कि अगर आपके पास 3 हार्डवेयर है, हार्डवेयर 1 2 3, इनमें से ये डाउन हो जाए तो इनके ऊपर जो 3 वीएम्स चल रही थी ये आपको यहाँ पे या यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। तो आपने मैनुअली, अगर ये वाला कंसेप्ट ना हो और आप वेकेशंस पे है और आपके कंपनी में एक सर्वर हार्डवेयर फेल हो जाता है तो फिर आपको कॉल्स आएगी कि आप ऑफिस आ जाए, उन एप्लीकेशंस को दूसरे हार्डवेयर पे चलाए। सो ये तो आपके वेकेशंस मसला होगा फिर आपको। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, हाई अवेलेबिलिटी को एनेबल कर लें। अभी मैं इसको एनेबल कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने वो हार्डवेयर को रिस्टार्ट किया था। लेकिन हम क्या करते हैं, ये vSphere अवेलेबिलिटी ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अच्छा, ये सिर्फ ऑन और ऑफ की स्टोरी नहीं है, इसके बैकएंड पे पूरा एक कॉन्सेप्ट है। सही है, आज के सेशन में कुछ चीजें मैंने जानबूझ के स्किप की ताकि मैं सिर्फ फीचर्स का आपको बता दूं। एफटी का मतलब क्या है? एफटी का मतलब ये है कि ये आपके पास हार्डवेयर 1 है, इसके ऊपर वीएम चल रहा है। व्हेन यू एनेबल एफटी फॉर दिस वीएम, a copy of the virtual machine will be created on this hardware। तो जो कुछ आप यहाँ पे चलाएंगे वो यहाँ पे भी चलेगा। एफटी के नुकसानात क्या है कि डबल रिसोर्सेज यूज होंगी। हार्डवेयर 1 के ऊपर जो कुछ चल रहा है उसका हार्डवेयर 2 से भी सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज होगी। मतलब ये है, आपके आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं। अगर आपके पास 2 लैपटॉप्स है, एक के ऊपर एक एप्लीकेशन चल रहा है और वो 8 GB रैम यूटिलाइज कर रहा है, तो अगर आप उस एप्लीकेशन के लिए एफ टी फीचर एनेबल करेंगे तो हार्डवेयर नंबर 2 का 8 GB रैम भी यूटिलाइज होगा क्योंकि वो पैरेलली दोनों वीएम्स चलती है। लेकिन एक सेकेंडरी होता है, एक शेडो कॉपी होती है, दूसरा प्राइमरी। बट इफ समथिंग हैपेंस टू दिस हार्डवेयर, दिस अच्छा, सॉरी गाइस, आई थिंक आई लॉस्ट यू गाइस। आर यू गाइस एबल टू सी माय स्क्रीन? यस। ओके। एफटी जी की समझ आ गई आप लोगों को?
जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटा सा मैं एक वो देता हूँ। अ, अगर सर आप ये लोग एफ ये दोनों सेम चीज़ है या इसका एक फीचर है चेक? आप इस तरह कंसिडर कर ले कि एफ टी इज द एडवांस वर्जन ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। एफ टी के लिए आपको हाई अवेलेबिलिटी पहले एनेबल करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल में जिनका फर्स्ट टाइम वर्चुअलाइजेशन तो शायद आप लोग कंफ्यूज होंगे। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी का ईमेल है या ऑफिशियल अकाउंट है तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। वीमवेयर एचओएल एक प्लेटफॉर्म है। इस पे आप लॉगिन ले ले इस तरह। फिर ये हैंड्स ऑन लैब्स पे क्लिक कर ले, एक्सप्लोर कैटलॉग पे जाए। ये वीमवेयर लैब प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। मेरे ऑलरेडी लॉगिन है, आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अनफॉर्चुनेटली जीमेल याहू वगैरह पे आपका अकाउंट नहीं बनेगा। आपने यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ईमेल है या कंपनी का है वो यूज करना है। फिर यहाँ पे एक लैब है वर्चुअलाइजेशन 101, ये वाला। ये आप सर्च कर लें, एनरोल करें और इसको स्टार्ट कर ले इस लैब को इस तरह। अच्छा, जब आप इस लैब को स्टार्ट करेंगे और आपको आइडिया नहीं है कि आपने इस लैब पे काम किस तरह करना है, सो यहाँ पे राइट साइड पे आपको जो ये मिल रहा है ये चीज़ें, यहाँ से आप क्या करें, इसको नेक्स्ट करें। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स में बताया। ये डायग्राम्स भी है, इसको आप सेव कर लें अपने साथ। फिर इसको नेक्स्ट करें। ये देखें, ये वर्चुअलाइजेशन की बेनिफिट्स हैं। फिर ये आपको गाइड भी करेगा। ये देखें, सेम लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि फायरफॉक्स आइकन पे क्लिक कर लें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फिर आपको क्या बता रहा है कि ESXi03 पे क्लिक कर ले। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सही है, गाइडेड लैब्स। फिर आपको बता रहा है कि रूट और ये पासवर्ड दे दे। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया और लॉगिन ले लिया। तो ये आपके पास फ्री में एक लैब की एक्सेस मिल गई और उसके ऊपर आप अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द स्टार्टिंग लैब विल बी वर्चुअलाइजेशन 101 फॉर यू पीपल, राइट। हाँ थैंक यू सर। तो यहाँ से आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने लैब्स कर सकते हैं। आपका अगर आपके पास मेरी तरह हार्डवेयर नहीं है, जो मैंने हार्डवेयर लिया है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग, क्योंकि मैंने इन लैब्स के ऊपर ऑलरेडी काम किया है। आई स्पेंड, ऐसे भी दिन आए हैं कि आई स्पेंड 9 आवर्स अ डे वर्किंग ऑन दीज लैब्स। इसमें कोई लिमिटेशन भी होती है कि अगर ये टाइम ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सो डिटेल्स रिसोर्सेज मैंने आपको बता दी। आई हैव सम लेक्चर्स अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब लेक्चर चैनल, जिसमें हाइपरवाइजर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है वो सारा कुछ मैंने उसमें किया हुआ है। सो अभी यहाँ पे देखें, वी हैव टू होस्ट, होस्ट वन एंड होस्ट टू। होस्ट वन के ऊपर आपका ये एक वीएम चल रहा है, टाइनी लिनक्स 2। पहले मैं हाई अवेलेबिलिटी फीचर को एनेबल करता हूँ। कॉन्फ़िगर पे जाए और यहाँ पे जो हाई अवेलेबिलिटी फीचर है इसको पहले एनेबल कर ले, लाइक दिस। अच्छा, ये मुझे ऑलरेडी याद है इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ। आप लोग ये फिर मैनुअल फॉलो किया करें और फिर आप लोगों को आइडिया हो जाए। सो आई जस्ट एनेबल HA, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये यहाँ से आप रीसेंट टास्क में देख सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम। सो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा, वी हैव अनदर फीचर कॉल्ड स्नैपशॉट्स।
थोड़ा सा इस फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल, डू वी नीड बिजनेस ईमेल फॉर दिस? अच्छा, पर्सनल ईमेल से अभी तक हो रहा था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो लोग आपसे बिजनेस ईमेल ही मांगेंगे। स्नैपशॉट के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर ये जैसे 10 मिनट्स मुझे और चाहिए। सॉरी, हम टाइम से थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। अप टू यू गाइस, इफ यू वांट टू स्टे तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। स्नैपशॉट क्या है? इट्स आल्सो अ फीचर। इसका कंसेप्ट क्या है? एक सिंपल आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। आपके पास लैपटॉप है, उसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल है, और आपने एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है। लेकिन उस एप्लीकेशन टेस्टिंग का आपको आइडिया नहीं है कि अगर मैं वो एप्लीकेशन लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करूंगा तो शायद आपके लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। सही है? तो ये एक रिस्क होता है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी अगर आपका एक वीएम चल रहा है, राइट, ये आपका एक वीएम है, ये विंडोज 10 वाला, और इसके ऊपर आपने कुछ नई अपडेट्स इंस्टॉल करनी है, लेकिन आप शक में है अगर हम अपडेट्स इंस्टॉल करें और फिर मेरा मशीन क्रैश हो जाए। सो व्हाट वी डू, हम एक स्नैपशॉट लेते हैं। जो करंट स्टेट ऑफ द वर्चुअल मशीन है, जो डिस्क है, उसका हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं कि अगर हम कोई मसला आ जाए सो वी कैन गो बैक टू दैट सेम एक्टिविटी। जिस तरह आप लोग एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यू जस्ट प्रेस कंट्रोल जी और सारा कुछ वापस आ जाता है। तो स्नैपशॉट को हम उस लिहाज से यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ द टाइम आई कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट वेल, but that is the snapshot story. Now, coming to the last portion of this session, AI in the data center. For example, you have, uh, let's say, 100 ESXi host, yeah, 100 servers. You have 3,000 applications. You have a big environment. So, as a human, it is difficult to distribute the workload. It is difficult to monitor the workload, to check the performance of each virtual machine. So we have a product available called VMware Aria. This is another product. Currently, we were talking about the VMware Workstation, VMware ESXi, VMware vCenter Server. These are different products. So we have a product named VMware Aria. इसका जो पुराना नाम था, that was vRealize Operations, right? But now we have ARIA operations. We have ARIA automation. What it does, basically, we install this product in our environment, और ये हमारे लिए मॉनिटरिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है, इवन समटाइम्स ये एक्शन भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, you have this virtual machine, Windows 10, and we have assigned 4 GB RAM, but the performance of this VM is not good. So ARIA automation will automatically change the RAM setting to 8 GB RAM. Just like in AWS, we have auto scaling feature available. So this is also AI driven feature, right? This automation, AI ops, we can say it, AI driven operations. Acha, if you don't know how to work on this thing, so we have this catalog available, right? You can, like you can see, this is the VMware HOL, right? And you want to practice on ARIA operations or maybe another thing, so you can see here VMware Cloud Automation. अगर आप इस लैब पे क्लिक करेंगे, इफ यू डोंट नो अबाउट ऑटोमेशन, ये देखें सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल। यू कैन जस्ट ओपन VMware VCF operations। ये देखिए, लेट मी शो यू समथिंग।
I want to enroll in this lab. अच्छा, एक दूसरी lab चल रही है. So I will finish this lab ताकि I can open another lab. So these are free labs available. You can see here, right? Start the lab. Now let me show you the interface of ARIA, right? This is a product which you can integrate to your vSphere environment और इसकी बेस पे आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं. पहले हम वीएम खुद बनाते थे, उसका कितना रैम हमने असाइन करना है, कितनी सीपीयू, कितना स्टोरेज देना है, किस हार्डवेयर पे चलाना है. So we were deciding that. But once we have ARIA operations or ARIA automation, it will decide for us. So this is the integration of AI in the data center technology. अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का जो एआई का फील्ड है वो हमें क्या हेल्प कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? दे कैन क्रिएट मॉनिटरिंग टूल्स, ऐसे एआई टूल्स बनाए जो हमें डेटा सेंटर में हेल्प करें. आजकल ऐसे सर्वर्स हैं जो आपको पहले से ही बताते हैं कि आफ्टर 2 डेज मेरे हार्डवेयर में कुछ इशू आ सकता है, तो इमीडिएटली जो वर्कलोड है उसको दूसरे हार्डवेयर पे मूव करें. सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ डेटा सेंटर. फ्यूचर में जितने भी डेटा सेंटर्स होंगे उसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन कम होगी. अच्छा, इज अ ह्यूमन हमारा काम क्या होगा? हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना, उनके ऊपर वो कनेक्टिविटी करना, नेटवर्किंग, स्टोरेज और ये सब कुछ, और ऐसी लेयर अपर बना के कि उसमें एआई को हमने एनेबल किस तरह, कौन से फीचर्स को हमने किद कब यूज करना है. व्हेन यू प्रॉपरली डिप्लॉय द सॉल्यूशन तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगा, राइट? सो कैपेसिटी प्लानिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोएक्टिव अलर्ट्स, लाइक जस्ट लाइक आपको मोबाइल में एक मैसेज आता है कि स्टोरेज फुल, राइट? सो इसी तरह डेटा सेंटर में भी हमें जो है वो सारी जो है वो पहले से ही प्रेडिक्टिव सीपीयू, फोरकास्टिंग. डू यू गाइस नो फोरकास्टिंग? वेदर फोरकास्टिंग, कि कल बारिश होगी. सेम जो एआई है, जो आर्या है, वो आपको पहले से ही बताता है कि कल या नेक्स्ट मंथ आपका जो सीपीयू है या मेमोरी है उसमें आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी. फ्यूचर प्रोडक्शन, राइट? व्हाट इज VMware क्लाउड फाउंडेशन? बेसिकली जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, सो वी हैव सर्वर वर्चुअलाइजेशन, वी हैव नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. दो स्टूडेंट्स हु जिनका फील्ड नेटवर्क है उनके लिए भी एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, एस डी वन सॉफ्टवेयर. उस पर इंशाल्लाह कभी और सेशन अरेंज करेंगे, बात करेंगे उस पर. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन उसके साथ ये है. तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware का जो प्रोडक्ट है वो है vSphere. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो है NSX. और स्टोरेज के लिए जो है वो vSAN है. और ऑटोमेशन के लिए हमारे पास VMware आर्या है. सो VMware क्लाउड फाउंडेशन क्या है? इट्स अ कंप्लीट स्टैक, अ कंप्लीट सोल्यूशन, राइट? जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगी. सिक्योरिटी भी NSX में आता है, आर्या ऑटोमेशन इन AI ऑप्स. सो आजकल जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम क्या होता है, मैं यूएस में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो सिर्फ vSphere यूज करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ, अगर वो सिर्फ अगर वो कुछ वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं करते तो मैं vSphere का कहता हूँ. फिर हम कहते हैं कि आप एक पूरी एक सोल्यूशन ले लें कि आपका जो सारा डेटा सेंटर हो उसका हर एक कंपोनेंट हम वर्चुअलाइज करें. सो ये इट्स अ कंप्लीट प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन. इसमें आपकी सारी चीजें आ जाती है, राइट? VMware क्लाउड फाउंडेशन.
अच्छा, now come to the point. If you want to learn this technology, what is the starting point? So the starting point is we have a training called आई वुड रिकमेंड कि आप MCSE कर लें ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और उसका पता हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का पता हो। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अक्सर मैं कहता हूं कि आप लोग MCC और CCNA करें ताकि आपका सिस्टम और नेटवर्क का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस। पहले VMware वर्कस्टेशन को एक्सप्लोर करें कि उसमें VM किस तरह बनाते हैं। So I have some of the lectures available on my YouTube channel. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस जब आप वर्चुअलाइजेशन को सीखते हो तो इंडस्ट्री में आप कौन सी रोल्स के ऊपर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं सो वहाँ पे भी आपको ये स्किल्स हेल्प करती है। वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर्स की जॉब होती है, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर। हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म इंजीनियर के जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि डिफरेंट वेंडर्स के प्रोडक्ट्स को किस तरह कनेक्ट करना, तो इसी में आपको ये अ, आपको हेल्प करती है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अ, चले, दिस इज माय डिटेल्स। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन you can scan this code and you can connect with me. I will stop the recording and I will be staying here for कितने टाइम के लिए? 5 minutes के लिए, so that I can answer